आज है 1 जुलाई 2025 दिन मंगलवार। न्यूज 80 पर यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं यूपी की 15 खबरें फटाफट अंदाज में। उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को अब राज्य व राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिलेगा। बेसिक शिक्षा विभाग ने अंडर 14 वर्ग में तीरंदाजी, जिम्नास्टिक, फुटबॉल, कुश्ती, ताइक्वांडो समेत 15 से अधिक खेलों में प्रतियोगिताएं आयोजित करने की योजना बनाई है। जुलाई से अक्टूबर तक विद्यालय से लेकर राज्य स्तर तक ये खेल होंगे। सभी छात्रों को कम से कम 2 खेलों में भाग लेने के निर्देश दिए गए हैं। खेल सामग्री के लिए प्राथमिक स्कूलों को 5,000 और उच्च प्राथमिक स्कूलों को 10,000 का बजट भी स्वीकृत किया गया है। लखनऊ में आरटीआई अधिनियम के तहत चयनित बच्चों को दाखिला न देने वाले निजी स्कूलों पर प्रशासन अब सख्त कार्रवाई करने जा रहा है। जिलाधिकारी के आदेशों के बाद सोमवार से दोषी स्कूलों पर कार्रवाई शुरू होगी। जिन स्कूलों ने अब तक भी बच्चा दाखिल नहीं किया है उन्हें अंतिम चेतावनी दी गई है। करीब 3,000 बच्चे अब भी प्रवेश का इंतजार कर रहे हैं। मनमानी करने वाले स्कूलों के प्रिंसिपलों पर एफआईआर की चेतावनी दी गई है। मुरादाबाद मामले के बाद प्रशासन ने सख्ती बढ़ाई है ताकि सभी पात्र बच्चों को समय पर दाखिला मिल सके। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट और इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट परीक्षा 19 जुलाई 2025 को आयोजित होगी। परीक्षा में कुल 40,360 छात्र शामिल होंगे। सुबह 8:30 बजे से हाई स्कूल और दोपहर 2 बजे से इंटरमीडिएट की परीक्षा होगी। प्रायोगिक व आंतरिक मूल्यांकन 11 से 12 जुलाई को होंगे। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी, डबल लॉक, स्ट्रॉन्ग रूम और सुरक्षा के कड़े इंतजाम होंगे। परीक्षार्थियों को मोबाइल व इलेक्ट्रिक डिवाइस लाना वर्जित होगा। प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड किए जाएंगे। उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण दोनों छात्रों को परीक्षा में भाग लेने का मौका मिलेगा। 16 जुलाई तक ओएमआर सीट जमा करनी होगी। अयोध्या में इस सावन रामलला 10 करोड़ के स्वर्ण जटित झूले पर विराजमान होंगे। मुंबई के कारीगरों द्वारा तैयार किए जा रहे इन 2 झूले में हीरे, माणिक और पन्ना जड़े होंगे। 29 जुलाई से 9 अगस्त तक रामनगरी के हजारों मंदिरों में झूलनात्सव की धूम रहेगी। श्री राम जन्मभूमि में रामलला व सीताराम की उत्सव मूर्तियां भव्य झूलों पर विराजित होगी। यह पहली बार होगा जब झूला उत्सव का लाइव प्रसारण दूरदर्शन पर किया जाएगा। हर शाम भजन कीर्तन की सरगम के साथ श्रद्धालु रामलला के झूला दर्शन कर सकेंगे। श्रद्धालुओं में उत्सव को लेकर भारी उत्साह है। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने व्हाट्सएप चैटबॉट सेवा शुरू की है, जिससे नागरिक चैटबॉट नंबर सेव कर ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण, फिटनेस सहित विभिन्न सेवाओं की जानकारी पल भर में प्राप्त कर सकते हैं। यह चैटबॉट अब देश के 20 राज्यों में लागू किया जाएगा। रोड सेफ्टी वर्कशॉप में ऑल इंडिया फेडरेशन के अध्यक्ष अशफाक अहमद ने इस पहल की सराहना की है। कार्यशाला में एमवीआई को वाहन चेकिंग अधिकार देने की भी मांग उठी। साथ ही सुझाव दिया गया कि आरटीओ, एआरटीओ पदों पर तकनीकी योग्यता वालों को प्राथमिकता मिले। वर्तमान में यूपी में एमवीआई पदों की भारी कमी है। उत्तर प्रदेश में जुलाई महीने में बिजली उपभोक्ताओं को 1.97% ईंधन अधिभार शुल्क के रूप में अतिरिक्त बिल चुकाना होगा। यह वसूली अप्रैल 2025 की बिजली खपत पर की जाएगी। पिछले 4 महीनों में यह तीसरी बार है जब उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त शुल्क लगाया गया है। यूपी राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने इसे अनुचित बताते हुए कहा कि कंपनियों पर 33,122 करोड़ रुपए बकाया होने के बावजूद उपभोक्ताओं से वसूली की जा रही है, जो नियमों के विरुद्ध है। उन्होंने आयोग से इस पर पुनः विचार की मांग की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के आकांक्षात्मक जिलों और विकास खंडों की समीक्षा करते हुए खाली पदों पर शीघ्र नियुक्ति के निर्देश दिए। उन्होंने जन भागीदारी, पारदर्शिता और नवाचार को सफल की कुंजी बताया है। बलिया में नींबू उत्पादन, बाराबंकी में महिला स्वयं सहायता समूह और फतेहपुर में एआई आधारित कैंसर स्क्रीनिंग जैसे नवाचारों की सराहना की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सफल मॉडलों को अन्य जिलों में दोहराया जाए। समीक्षा में 8 जिलों की फील्ड रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और डेटा संग्रहण प्रणाली को बेहतर करने की बात कही गई है ताकि योजनाओं की प्रभावी निगरानी हो सके।
जेवर में बन रहे नोएडा एयरपोर्ट को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना तेजी से आगे बढ़ रही है। इस एक्सप्रेसवे का निर्माण गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर के 56 गांव की जमीन पर होगा। जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यूपीडा ने भूमि खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी है। खासकर अधिसूचित गाँव में यदि किसी भी गांव में जमीन की खरीद बिक्री पाई जाती है तो संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। यह कदम भूमि के दाम में हेरफेर और अनियमितता रोकने के लिए उठाया गया है। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल व दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के विरोध में 2 जुलाई को राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन और 9 जुलाई को सांकेतिक हड़ताल होगी। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज एंड इंजीनियर ने इसका आह्वान किया है और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को नोटिस भेजा गया है। संघर्ष समिति के पदाधिकारी विभिन्न जिलों में जाकर बिजली कर्मियों को एकजुट कर रहे हैं। झांसी व परीक्षा तापीय बिजली परियोजनाएं में आम सभाएं हो चुकी है और 1 जुलाई को कानपुर में होगी। कर्मचारियों ने संकल्प लिया है कि यदि निजीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई तो जेल भरो आंदोलन शुरू किया जाएगा। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। वर्षकाल 2025 के दौरान राज्य में 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यह अभियान 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव के तहत चला जाएगा। खासतौर पर 5 प्रमुख एक्सप्रेसवे के किनारों पर पौधारोपण कर उन्हें हरियाली से भरने की योजना है। इसका उद्देश्य प्रदूषण नियंत्रण, हरित आवरण बढ़ाना और इकोलॉजिकल बैलेंस को मजबूत करना है। सरकार ने इसे जन सहभागिता के साथ बड़े पैमाने पर सफल बनाने की तैयारी की है। योगी सरकार ने गाजियाबाद के विस्तार के लिए बड़ा कदम उठाया है। खोड़ा, मुरादनगर और लोनी को मिलाकर एक नया शहर ग्रेटर गाजियाबाद बसाने की योजना तैयार की जा रही है। गाजियाबाद नगर निगम और जिला प्रशासन मिलकर इसका प्रस्ताव तैयार करने में लगे हैं। अगले महीने से सर्वे शुरू किया जाएगा। विस्तृत रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी और अंतिम मंजूरी के बाद कार्य शुरू होगा। यह शहर मुंबई और नोएडा मॉडल पर विकसित किया जाएगा, जिससे हर गली स्मार्ट सुविधाओं से लैस होगी। यह कदम दिल्ली से सटे इलाके के तेज विकास की दिशा में अहम साबित होगा। सपा नेता आजम खान को लेकर पार्टी में आंतरिक कलह तेज हो गई है। पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने आजम परिवार पर टिप्पणी कर उन्हें अवसरवादी बताया है, जिस पर मुरादाबाद सांसद रुचि वीरा ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि ऐसे बयान से कार्यकर्ताओं की भावनाएं आहत होती है और पार्टी को नुकसान हो सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि एसटी हसन का बयान उनका निजी विचार है, पार्टी या अखिलेश यादव का नहीं। रुचि ने सपा नेताओं से संयम बरतने और आपसी विवादों से बचने की अपील की। उन्होंने कहा कि आजम अखिलेश में सब कुछ ठीक है। पीलीभीत में सोमवार को हुई बारिश से शारदा नदी उफान पर है, जिससे पूरनपुर क्षेत्र के चंदिया हजारा के पास बना तटबंध और परकोपाइन कार्य क्षतिग्रस्त हो गया है। करीब 12 करोड़ की लागत से बना बचाव कार्य अब खतरे में है। खेतों में पानी भर गया है और नदी किनारे बसे गांव में बाढ़ की आशंका से हड़कंप मच गया है। कई निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है। राहुल नगर के पास बचाव कार्य अधूरा होने से हालात और बिगड़ सकते हैं। प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। रेलवे द्वारा वेटिंग टिकट की सीमा तय करने के लिए ट्रायल नियम से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कंफर्म टिकट न मिलने पर 32,000 यात्रियों ने स्टेशन पर पहुंचकर टीटी से EFT बनवाया। इसके बदले में रेलवे ने यात्रियों से करीब 80 लाख रुपए जुर्माना वसूला। यह नियम यात्रियों के लिए मुसीबत बन गया है, क्योंकि कई लोग कंफर्म टिकट न होने के बावजूद यात्रा करने को मजबूर है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार यह नियम अभी ट्रायल पर है और समीक्षा के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। देश भर में मानसून सक्रिय हो चुका है। अब दिल्ली NCR में भी बारिश ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग ने 30 जून से 5 जुलाई तक क्षेत्र में नमी और बादलों के बने रहने की जानकारी दी है। 1 और 2 जुलाई को हल्की बारिश, जबकि 3 से 5 जुलाई तक गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। इस दौरान तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस दिन में और 25 से 27 डिग्री सेल्सियस रात के बीच रहने का अनुमान है। खुले मैदानों और पेड़ों के बीच खड़े होने से बचने की भी चेतावनी दी गई है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें।
अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।